हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रबंधन का यानी कि मैनेजमेंट का, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस यानी कि अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। तो आज का हमारा जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, वो है आधुनिक प्रबंधन की पृष्ठभूमि। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, आप समझिए क्या है आधुनिक प्रबंधन की पृष्ठभूमि। प्रबंधन को एक प्रथम महत्वपूर्ण विषय के रूप में जितनी तेजी से मान्यता प्राप्त हुई है, उतनी ही तेजी से शायद किसी शिक्षा या अन्य विषय को प्राप्त नहीं हुई। प्रबंधन को यह मान्यता मुख्यतया गत शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राप्त हुई और तभी से इसका अध्ययन एक विज्ञान के रूप में किया जाना प्रारंभ हुआ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादन का आकार बहुत छोटा था। लोग अधिकांशतः अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से कुटीर उद्योग के रूप में अपने घरों में ही उत्पादन कार्य करते थे और इस प्रकार उत्पादित माल का विक्रय भी मुख्यतया स्थानीय लोगों को ही किया जाता था। कुटीर उद्योग के रूप में अपने घरों में ही उत्पादन कार्य करते थे और इस प्रकार उत्पादित माल का विक्रय भी मुख्यतः स्थानीय लोगों को ही किया जाता था। फलस्वरूप उस समय तक माल के उत्पादन, विक्रय तथा वित्त प्रबंधन संबंधी किसी भी प्रकार की जटिलता उत्पन्न ही नहीं हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में हुई औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक मशीनों तथा वाष्प मशीन यानी कि स्टीम पावर को जन्म दिया, जिससे कारखाना प्रणाली का उदय हुआ। इन कारखानों में श्रमिकों की सहायता से बड़े आकार में उत्पादन किया जाने लगा। अतः कारखाना प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कि श्रमिक, कच्चे माल, मशीन, वित्त व बाजार के प्रभावपूर्ण समन्वय व सहयोग की समस्या उत्पन्न हुई और इसके समाधान हेतु ही आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों का विकास हुआ। आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में प्रबंधन ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसने विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विकासशील राष्ट्रों के लिए भी एक आशा का स्रोत बना हुआ है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान आदि आधुनिक प्रबंधन के कारण ही आर्थिक रूप से इतने सुसंपन्न तथा विकसित हो सके हैं और भारत जैसे विकासशील देश भी संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। अब प्रबंधन का अर्थ, तो प्रबंधन का अर्थ क्या होगा? तो प्रबंधन का अर्थ ये है कि सन 1940 तक प्रबंधन विषय का विकास मुख्यतया कारखानों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा हुआ, जिसने लेखाकार, इंजीनियर एवं अन्य तकनीकी व्यक्ति प्रमुख थे। इन्होंने अपने कार्य व अनुभव के आधार पर प्रबंधन को परिभाषित किया। फलस्वरूप इनकी परिभाषाओं में अनेक कार्य की प्रकृति की छाप रही और प्रबंध पूर्ण एवं सही रूप में परिभाषित न हो सका। सन 1940 के बाद कुछ शिक्षाविदों ने, यानी कि कुछ 1940 सन हो गए थे, उसके बाद में कुछ शिक्षाविदों ने यानी कि एजुकेशनिस्ट ने प्रबंधन के क्षेत्र में पदार्पण किया। पदार्पण करने के पश्चात शिक्षाविद शिक्षा की किसी एक शाखा से संबंधित न होकर विभिन्न शाखाओं जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गई, वाणिज्य हो गई, समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, गणित, सांख्यिकी तथा दर्शनशास्त्र आदि से संबंधित थे। अतः उनके द्वारा प्रबंधन को विश्लेषित व परिभाषित करने में विचारों का अंतर रहा और प्रबंधन की कोई सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत न की जा सकी। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए प्रोफेसर हेरोल्ड कुंटज ने प्रबंधन सिद्धांत का एक जंगल कहकर पुकारा है, जिसने वनस्पति रूपी प्रबंधन की विभिन्न अवधारणाएं देखने को मिलती है। कुंटज ने कहा है कि निश्चित रूप से इस जंगल की वनस्पति कुछ परिवर्तित हुई है। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सिद्धांत का जंगल यानी कि मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। सिद्धांत का जंगल एक तरह से डायग्राम है जो प्रोफेसर कुंटज ने निकाला है।
इसमें वे बताते हैं कि एक निश्चित रूप से इसी जंगल की वनस्पति कुछ परिवर्तित हुई है, नए दृष्टिकोण वनस्पति कुछ परिवर्तित हुई है, साथ ही विकसित भी हुई है। पुराने दृष्टिकोण को नए शब्द जोड़कर या नया अर्थ प्रदान किया गया है। आप जैसे देख सकते हैं ये प्रबंध के सिद्धांत का एक जंगल है। इसमें आप देख रहे हैं पहले पॉइंट में प्रबंध, सेकंड में उत्पादन, प्रबंध व अन्य, यहाँ पे है प्रबंध, विभिन्न प्रबंधक, और ये ABCD से H तक के अल्फ़ाबेट से ये सारे जुड़े हुए हैं इस जंगल से। यानी कि मैंने आपको अभी बताया था, एक मिनट, हाँ, मैंने आपको अभी बताया था ना कि निश्चित रूप से इस जंगल की वनस्पति कुछ परिवर्तित हुई है। यानी कि जो जंगल देख रहे हैं आप, ये त्रिकोणाकारी ये जंगल है, ये प्रबंध है, ये मेन है, इस जंगल का मालिक है। एक तरह से आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि ये त्रिकोण आकारी ये जंगल है, प्रबंध इस जंगल का मालिक है और उसने अनेक अनेक वर्गों में इन सभी को बांट दिया है। उत्पादन, प्रबंध व अन्य इन्हें अलग बांट दिया है। विभागीय, प्रबंध व पर्यवेक्षक इन्हें अलग अलग बांट दिया है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि नए दृष्टिकोण विकसित हुए और पुराने दृष्टिकोण को नए शब्द जोड़कर नया अर्थ प्रदान किया। इसके बाद में इन्होंने नए दृष्टिकोण विकसित हुए। इनका सोचने का और देखने का जो तरीका है वो बहुत ही नया विकसित हुआ। पुराने दृष्टिकोण के जो शब्द थे उन्होंने जो नीचे बताए हैं ABCD से लेकर H तक के, ये सारे पुराने शब्दों को जोड़कर इन्होंने नए शब्दों का निर्माण करने का कार्य इन्होंने किया है। परंतु अभी भी प्रबंधक विज्ञान एवं सिद्धांत में जंगल वाली विशेषताएं विद्यमान हैं। मैंने आपको डायग्राम बताया है, ये प्रबंध के सिद्धांत का जो अर्थ है, यानी कि प्रबंध का जो जंगल है, मैंने इसका डायग्राम आपको बताया है, या आप इसे नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम पे। आगे मैं बताती हूँ। वास्तव में विभिन्न व्यक्तियों ने प्रबंध को भिन्न भिन्न रीतियों से परिभाषित किया है और इनकी परिभाषाएं मुख्य रूप से उन धारणाओं पर आधारित है जिनकी कल्पना प्रत्येक ने अपने विचारों में की है। कुछ दशाओं में एक ही व्यक्ति ने प्रबंध को कई रूपों में प्रस्तुत किया है, जैसे प्रोफेसर थियो हेमन सेकंड ने प्रबंध का 3 प्रचलित अर्थों में उल्लेख किया है। पहला है प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में, दूसरा है प्रबंध विज्ञान के अर्थ में, तथा तीसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया के अर्थ रूप में। प्रबंध एक प्रक्रिया के अर्थ रूप में है, प्रबंध एक उच्च वर्ग के रूप में है। इस प्रकार से इन्होंने अपने अर्थ बताए। यह प्रकार सभी परिभाषित करने वाले सभी प्रोफेसरों को सूट नहीं हुआ। यानी कि मतलब कि जो जैसे कि प्रोफेसर थियो हेमन है, इन्होंने अपने मत बताए हैं, जैसे कि यही प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में नहीं है, प्रबंध विज्ञान के अर्थ में नहीं है, प्रबंध एक प्रक्रिया का अर्थ है। इसी प्रकार हार्बिस एवं मायरस ने भी अपने प्रबंध को और 3 रूपों में दिखाए, क्योंकि उन्हें प्रोफेसर थियो हेमन के अर्थ से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अलग से ही अर्थ बताए हैं। मैं उनके भी अर्थ आपको बता देती हूँ। उनका अर्थ है कि प्रबंध एक आर्थिक संसाधन के रूप में कार्य करता है, या फिर प्रबंध एक आर्थिक संसाधन के रूप में है। दूसरा है इनका प्रबंध एक अधिकारी के रूप में है। तीसरा है प्रबंध एक उच्च वर्ग के रूप में। इसी प्रकार प्रोफेसर ड्रकर ने भी प्रबंध को 3 रूपों में प्रस्तुत किया है। पहला है व्यवसाय के प्रबंध रूप में, दूसरा है प्रबंधकों के प्रबंध के रूप में, तथा तीसरा है श्रमिक व श्रमिकों के प्रबंध के रूप में। यानी कि जो तीनों हैं, तीनों प्रोफेसर, पहले प्रोफेसर थियो हेमन, दूसरे प्रोफेसर हार्बिस एवं मायर्स, एवं तीसरे प्रोफेसर है प्रोफेसर ड्रकर, इन तीनों ने प्रबंध का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं अपने अपने मतानुसार आपको बताया है। आगे है
वास्तव में प्रबंध शास्त्री ने प्रारंभ में ही प्रबंध विषय को निश्चित सीमाओं में बांधने का प्रयास किया है, परंतु यह विषय इतना व्यापक और इतना जीवंत है कि बार बार उन सीमाओं को लांघ जाता है और फिर प्रबंध की नवीन अवधारणाएं जन्म लेती है। इसलिए आज प्रबंध विषय सार्वजनिक, महत्वपूर्ण व रुचिकर हो गया है, क्योंकि प्रत्येक प्रोफेसरों के अनुसार प्रबंध की अपने अपने अलग अलग मत है, जिसके अनुसार पाठकों को अध्ययन करने में एवं समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यदि पाठकों को, यानी कि अगर आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप वो नोट कर सकते हैं। इसमें बताते हैं प्रबंध लोगों से कार्य करने से संबंध रखता है। तो प्रबंध लोगों से कार्य करने में कैसे संबंध रख सकता है, तो इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जैसे कि प्रारंभ में प्रबंध का आश्रय उन व्यक्तियों से लगाया जाता था कि जो कि दूसरे लोगों अर्थात श्रमिकों से कार्य संपन्न कराते थे। इस प्रकार मुख्य प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक यानी कि विभागीय प्रबंधक तथा पर्यवेक्षक प्रबंधक के भाग माने जाते थे, जो श्रमिकों व कारखानों के अन्य कर्मचारियों को कार्य संपन्न करने हेतु निर्देश व आदेश प्रदान करते थे। मैंने जो आपको चित्र नंबर 1 में दिखाया था ना, वो इसी प्रकार है। इस अवधारणा में यह तथ्य छिपा है कि प्रबंध श्रमिकों व कर्मचारियों का नेतृत्व प्रदान करता है तथा उन्हें सुचारू रूप से कार्य संपन्न करने के लिए मोटिवेट करता है। वास्तव में प्रबंध की यह अवधारणा मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रबंधक वर्ग श्रमिकों को उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करके कार्य संपन्न कराता है। और दूसरा है प्रबंध व्यक्ति समूह के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला है। यानी कि प्रबंध व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला है। इसी प्रकार प्रबंध की उपयुक्त वर्णित प्रथम अवधारणा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें तानाशाही की बू आती है। प्रबंध स्वयं काम नहीं करता, बल्कि वे दूसरों से काम लेते हैं। इसलिए इस अवधारणा में संशोधन किया गया तथा प्रबंध को व्यक्ति समूह के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला की संज्ञा दी गई है। इस अवधारणा में निम्न 2 बातें प्रमुख हैं। पहली ये कि कार्य एवं व्यक्ति द्वारा न किया जाकर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। मैं रिपीट करती हूँ, कार्य एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है तथा प्रबंधक व्यक्ति समूह के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराते हैं। यानी कि जो प्रबंधक रहता है वो स्वयं किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कार्य कराता है, वो व्यक्तियों के समूह के द्वारा कार्य कराता है। और उसके बाद में प्रबंधक खुद व्यक्तियों के समूह जो प्रबंधक ने जो व्यक्तियों का समूह जो बनाया है, उस व्यक्तियों के समूह के साथ में मिलकर उस पूरे काम को कंप्लीट करता है, संपन्न करता है। वास्तव में यह अवधारणा सोशलॉजिस्ट यानी कि समाजशास्त्र व समाज मनोवैज्ञानिक यानी कि सोशल फिजियोलॉजिस्ट की देन है। इस अवधारणा के अंतर्गत प्रबंधक विभिन्न श्रमिकों समूहों की जाति, धर्म, संस्कृति, कल्चर के आधार पर आपसी टकरावट से मेल जोलकर अध्ययन करते हैं, ताकि किसी एक कार्य को संपन्न करने के लिए चुने हुए श्रमिक समूह में केवल समान दृष्टिकोण वाले श्रमिक ही सम्मिलित हो। तभी वे कार्य को अधिक प्रभावी व कार्य सक्षम ढंग से कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस अवधारणा के अंतर्गत प्रबंध का कार्य श्रमिकों को मात्र आदेश देना नहीं होता है, बल्कि वे श्रमिकों को कार्य कराने का ढंग समझाते हैं, कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए श्रमिकों में सुझाव मांगते हैं और उसके बाद में उनसे ठोस सुझावों को कार्यान्वित भी करवाते हैं। इस प्रकार प्रबंध और श्रमिक मिलकर कारखानों की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। अब तीसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब प्रबंध एक प्रक्रिया है तो इसमें क्या है कि प्रोफेसर कुंटज एवं ओडोनेल का मत ये है कि मात्र समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का ज्ञान ही प्रबंध के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे व्यवसाय के नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण तकनीकों का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रबंध की इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
इसके बाद वह एक संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है। सर्वप्रथम प्रबंध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाता है। उसके बाद में संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य का विभाजन विभिन्न व्यक्तियों के मध्य किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति के कार्य पूरा करने की संबंधी अधिकारों व उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। इसके उपरांत वह इन व्यक्तियों को कार्य संबंधी निर्देश देता है और अंततः इन व्यक्तियों के कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वित करता है। इस प्रकार प्रबंध निरंतर एक ऐसी प्रक्रिया का जो जन्म देता है जो कार्य संपन्न कर उस संपूर्ण कार्य का विभाजन विभिन्न व्यक्तियों के मध्य किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति का कार्य पूरा करने की संबंधी अधिकारों व उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। इसके उपरांत इन व्यक्तियों को कार्य संबंधी निर्देश देता है और उन्नतः इन व्यक्तियों के कार्य को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। इस प्रकार प्रबंध निरंतर एक के बाद एक लक्ष्य प्राप्त करने या विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी उदाहरण के लिए कि किसी कारखाने में जनवरी माह में 10,000 के जोड़ी जूते उत्पादन का लक्ष्य है। अब इस प्रबंध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कच्चे माल का श्रम, वित्त आदि की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा तत्सम संबंधी योजनाएं तैयार करने की उपयुक्त वस्तुएं कब, कहाँ और किस प्रकार प्राप्त होगी। इसके बाद प्रबंध इस उत्पादन कार्य को विभिन्न श्रम समूहों में विभाजित करेगा। जैसे अमुक श्रम समूह जूतों के सोल तैयार करेगा, तो अमुक श्रम समूह जूतों से अपर सिलेगा और अमुक श्रम समूह जूतों की पेस्टिंग करेगा और कुछ श्रम जूते तैयार करेगा। इन श्रम समूह के विभिन्न विभागों के कार्यों का निर्देशन व समन्वय भी प्रबंध करेगा। इस प्रकार प्रबंध कोई एक व्यक्ति न होकर विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिसमें कुछ प्रबंधक, कारखाना प्रबंधक, क्रम प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, स्टोर प्रबंधक एवं इनकी सहायक सभी सम्मिलित होंगे। अगला है हमारा प्रबंध एक नवीन विचारों वाली शक्ति है। तो प्रबंध एक नवीन विचारों वाली शक्ति किस प्रकार है, तो वो इस प्रकार है कि न्यूमैन एवं समर ने आधुनिक प्रबंध को एक नवीन विचारों वाली शक्ति कहा है। प्रारंभ में प्रबंध बाह्य शक्तियों तथा परिस्थितियों के नियंत्रण में कार्य करता था तथा स्वयं को उन परिस्थितियों के अनुसार समायोजित कर लेता था। जैसे कि यदि उसके उत्पादन की मांग बाजार में घट जाती है तो वह अपना उत्पादन काम कम कर देता है, परंतु आधुनिक प्रबंध बाह्य शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है और घटनाओं को अपने पक्ष में घटित होने के लिए प्रभावित करता है। जब उसके उत्पादन की मांग बाजार में घटती है तो प्रबंध उत्पादन नहीं घटाता, बल्कि नए बाजारों में प्रवेश करके अथवा बाजार में नवीन उत्पादन लाकर अपने उत्पादन का स्तर को बनाए रखता है। वह अपने उत्पादन की मांग में वृद्धि के लिए उत्पादन लागत व मूल्यों में कमी करता है। इसके लिए सस्ते कच्चे माल की खोज करता है, श्रम की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देता है तथा कारखानों में शोध कार्य पर जोर देकर उत्पादन के अपेक्षाकृत सस्ते तरीकों का आविष्कार करता है। इस प्रकार आधुनिक समय में प्रबंध नवीन विचारों वाली शक्ति के रूप में उदय हुआ है। अगला है प्रबंध निर्णय प्रक्रिया से संबंध रखता है। अब प्रबंध निर्णय प्रक्रिया से किस प्रकार संबंध रखता है, वो इसका अर्थ ये है कि कुछ प्रबंध शास्त्रियों का मत है कि प्रबंध का एकमात्र कार्य यह निर्णय लेना है कि किसी कार्य के करने के लिए विभिन्न ढंगों में से कौन सा ढंग सर्वोत्तम रहेगा जिसे चुना जाए। इन प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार चूंकि प्रबंध का प्रमुख कार्य निर्णय लेना है, अतः प्रबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु निर्णय कार्य है और प्रबंध का शेष विचार
इससे जुड़े हुए होते हैं। परंतु वास्तव में विभिन्न शोध पत्रों से यह प्रकट हुआ है कि प्रबंधक अपने समय का अल्प भाग ही निर्णयन में लगाते हैं, क्योंकि यदि फर्म के लक्ष्य स्पष्ट हैं तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त सूचनाएं व आंकड़े उपलब्ध हैं तो निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगेगा। वास्तव में प्रबंधन का कार्य मात्र निर्णय लेना ही नहीं है, बल्कि निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य सभी पहलू भी प्रबंधन के ही कार्य हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक फर्म ने अपनी वस्तुओं के विक्रय का माध्यम का चुनाव करना चाहती है। वह उन वस्तुओं का विक्रय थोक व्यापारियों के माध्यम से करे या फुटकर व्यापारियों के माध्यम से करे या अपने स्वयं की दुकानें खोले। माना कि प्रबंधन का निर्णय थोक व्यापारियों द्वारा विक्रय कराने के पक्ष में रहा, परंतु प्रबंधन का कार्य सही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि विक्रय प्रक्रिया संबंधी समस्त अन्य बातें भी प्रबंधक के कार्यों की परिधि में आती है। इस प्रकार प्रबंधन की उपयुक्त अवधारणा संपूर्ण प्रबंधन को प्रकट करने में असमर्थ ही मानी जाती है। 6th पॉइंट है आपका, प्रबंधन एक संगठन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति व मूल्यांकन से संबंध रखता है। किस प्रकार? इस प्रकार के जैसे कि प्रोफेसर डंकन के अनुसार किसी भी संगठन में लक्ष्य निर्धारण प्रबंधन का आदेशात्मक प्रोफेसर डंकन के अनुसार किसी भी संगठन में लक्ष्य निर्धारण प्रबंधन का कार्य आदेशात्मक पहलू है तथा लक्ष्य की पूर्ति व मूल्यांकन साइंटिफिक पहलू है, यानी कि वैज्ञानिक पहलू है। वास्तव में लक्ष्य निर्धारण के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करना तथा उसका मूल्यांकन करना प्रबंधक के प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए प्रोफेसर डंकन के अनुसार अधिकांशतः प्रबंधन सिद्धांत का संबंध इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशक सिद्धांतों के विकास में होता है। इस रूप में प्रबंधन को विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, वो आपको डायग्राम बनाना है। अभी ये जो 6th पॉइंट में बता रही हूँ आपका, प्रबंधन एक संगठन में लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति व मूल्यांकन से संबंध रखता है। ये इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। मैं आपको बताती हूँ कौन सा डायग्राम। देखिए ये वाला, बस आपको ना इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है ज़्यादा। मैं आपको बताती हूँ, ये जो डायग्राम है ये आपको बनाना है। ये जो ABCD है ना, ये आपको कुछ भी नहीं बनाना, बस आपको ये ट्रायंगल बनाना है सेम ऐसा। ये इस टाइप की सी जो लाइन बनी है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपको कुछ भी नहीं बनानी है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे सिर्फ एक ट्रायंगल बनाना है और उसमें आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले प्रबंध, और उसके बाद में एक सर्कल बनाना है, उसमें आपको लिखना है यहाँ पे इसके अंदर लक्ष्य निर्धारण। फिर दूसरा सर्कल बनाना है आपको यहाँ पे लक्ष्य परिपूर्ति व मूल्यांकन सिद्धांत, और तीसरे में आपको लिखना है सिद्धांतों का कार्यान्वयन। आपको इसे एक ट्रायंगल बनाना है, इसमें 2 सर्कल बनाने हैं। सॉरी, मैंने तीसरे में भी आपको सर्कल बोला, लेकिन आपको यहाँ सर्कल नहीं, एक स्क्वायर बनाना है या फिर रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर आपको लिखना है आदर्श, यहाँ लिखना है आपको विज्ञान, और इस वाले को अंडरलाइन करते हुए आपको लिखना है यहाँ पे कला। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने प्रबंध लिख दिया। यहाँ पर एक एक शब्द लिखते हुए या फिर एक सिंपल लाइन लिखते हुए आपको यहाँ पे ऐसे टेढ़े में आपको यहाँ पे लिखना है संगठन, और इधर साइड पे आपको संगठन लिखना है। आई होप आप समझ सकते हो कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है, या फिर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको कैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ आप ऐसे ऐसे बना लेना। ये ट्रायंगल बनाना है आपको सिर्फ। फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और थर्ड रहेगा आपका रेक्टेंगल।
पहले वर्ड में इसमें लिखना है आपको यहाँ पर आदर्श, यहाँ पर आपको लिखना है बाहर की साइड लिखना है विज्ञान, और इधर आपको लिखना है कला। उसके बाद इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे जहाँ मैंने डॉट लगाए हैं, आपको दिख रहे होंगे 2-3 डॉट लगाए, वहाँ पर आपको लिखना है प्रबंध। और इस सर्कल के अंदर लिखना है आपको लक्ष्य निर्धारण, और सेकंड सर्कल के अंदर लिखना है आपको लक्ष्य परिपूर्ति व मूल्यांकन सिद्धांत। और तीसरे में आपको जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इसमें आपको लिखना है सिद्धांतों का कार्यान्वयन। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे टेढ़े में संगठन, और इधर भी लिखना है आपको संगठन। ठीक है, करेक्ट? समझ को समझ में आ गया? अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सिर्फ डायग्राम का ही वीडियो बताऊंगी और उस पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये वाला भी और इसका पहले वाला भी, ये वाला जो मैं अभी रफ कर दिया है, इसके नीचे आपको जो दिख रहा है डायग्राम, ये वाला भी। ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त इन निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के उपयुक्त तरीकों व विधियों का विकास भी प्रबंध का कार्य है। वास्तव में लक्ष्य निर्धारण एवं परिपूर्ति, वास्तव में लक्ष्य निर्धारण एवं परिपूर्ति या फिर पूर्ति संबंधी निर्णयों का समुचित कार्यान्वयन प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी रूप में प्रबंध को कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्थिक अंग है, यानी कि मैनेजमेंट इज एन एनकमिंग ऑर्गन ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि प्रबंध एक औद्योगिक समाज का आर्थिक अंग है। तो प्रोफेसर डकर ने प्रबंध को औद्योगिक समाज का एक महत्वपूर्ण आर्थिक अंग माना है। अन्य अर्थशास्त्री भी प्रबंध को भूमि, श्रम और पूंजी की भांति उत्पादन का एक साधन मानते हैं, परंतु प्रबंध अन्य उत्पादन साधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक समय में फर्म का प्रबंध ही प्रमुख रूप से उस फर्म की उत्पादकता व लाभदायकता का निर्धारक है, इसकी जीवनदायिनी शक्ति है व फर्म के कार्यों के उत्पादनों में नवीनता का संचार करके फर्म को ऊंचाई पर पहुंचाने वाली शक्ति है। वास्तव में प्रबंध एक व्यवसाय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है, जिससे कि वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन व वितरण न्यूनतम लागत पर अधिकतम उपभोक्ता संतुष्टि के साथ संभव हो सके। इस प्रकार प्रबंध का कार्य एक उपक्रम के लक्ष्य निर्धारण व नियोजन, उत्पादन संसाधनों के समन्वय, निर्देशन व नियंत्रण आदि से संबंधित है। यद्यपि इस अवधारणा में प्रबंध को मात्र औद्योगिक समाज तक सीमित कर दिया है, परंतु वर्तमान समय में प्रबंध सिद्धांतों का उपयोग गैर औद्योगिक समाज तक सीमित कर दिया है। परंतु वर्तमान में प्रबंध सिद्धांतों का उपयोग गैर औद्योगिक समाज में सीमित करने के बाद भी समाज में तेजी से प्रचलित हो रहा है। अब प्रबंध सिद्धांत सार्वजनिक सेवाओं, अस्पतालों तथा नागरिक समाज में भी तेजी से प्रचलित होने के पश्चात प्रशासन में भी सफलतापूर्वक लागू किए जाने लगे हैं। परंतु इनमें भी प्रबंध सिद्धांतों का प्रयोग मुख्य रूप से संस्था के संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन व उपयोग के लिए किया जाता है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रबंध संस्था के आर्थिक पहलू से संबंध रखता है, चाहे संस्था का स्वरूप कैसा भी हो, अर्थात व्यावसायिक हो या सेवा संबंधित हो या प्रशासन संबंधित हो, किसी भी प्रकार से हो, तब भी यह उस आर्थिक पहलू से संबंध रखता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रबंध की विशेषताएं, डेफिनेशन ऑफ
मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू टुमारो।